एकल अभियान जो विगत 35 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में सेवा का कार्य कर रहा है, शिक्षा का कार्य कर रहा है, संस्कार का कार्य कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सेवा के कार्य को, संस्कार के कार्य को आगे कौन ले जा रहा है, कैसे ये दिल्ली जैसे शहर से होते हुए झारखंड के एक छोटे से गांव में एकल विद्यालय चलता है, दिल्ली से कोई दान देता है, लेकिन इन सब का जो एक ब्रिज है वो कौन है, कौन इनको धरातल पर लाते हैं, कौन बच्चों को विद्यालय तक ले जाते हैं, विद्यालय को बच्चों तक ले जाते हैं, तो वो है एकल के सेवावर्ती, एकल के कार्यकर्ता जो एकल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सेवावर्ती मौजूद हैं जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू से ये आते हैं और नाम है इनका मोहन रांटा जी। मोहन रांटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इनकी एकल की जर्नी कैसे रही, कैसे ये एकल में आए और कैसे एकल को हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में एकल के कार्यकर्ता, एकल के सेवावर्ती आगे बढ़ा रहे हैं। तो मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो इस एकल के कर्मवीर में। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गांव बड़े दुर्गम हैं, रास्ते बड़े दुर्गम हैं, वहाँ जाना मुश्किल है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में एकल अभियान कैसे काम कर रहा है और हिमाचल में एकल का काम कैसा है? पूरे हिमाचल में एकल अभियान का काम बहुत अच्छा चल रहा है। 2002 में जब शुरू काम ये हुआ था तो तब से लेकर मैं एक विद्यार्थी के रूप में तौर पर मैं उस विद्यालय में आया। लेकिन उस समय एक नया जोश था एकल विद्यालय में कि भाई यहाँ अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। आज मुझे वो याद है कि भाई कभी कबाड़ से जुगाड़ भी सिखाया जाता था। बस जो साइंस की चीज़ें हम पढ़ते थे वो प्रैक्टिकली होती थी। बहुत सारे बच्चे हम आते, बड़ा आनंद रहता था कि शाम को एक अच्छा माहौल बनता था। जो हमारे आचार्य भैया थे वो हमें अच्छा पढ़ाते भी थे और साथ में यदि हम कभी मान लो उस विद्यालय नहीं पहुँच पाते तो हमारे संपर्क करने आते थे कि भाई आज आप क्यों नहीं आए। लेकिन माहौल था, हम 60 से 65 बच्चा उस दौरान उस एकल विद्यालय में हम आते थे। लेकिन ये कहाँ एकल विद्यालय लगता था जहाँ आप पढ़ने जाते थे? ये एकल विद्यालय बिजोरी में लगता था जहाँ हम पढ़ने जाते थे। स्कूल के बाद हर रोज़ जाते थे, मतलब एक दिन भी नहीं छोड़ते थे। उस टाइम हमें खेल भी सिखाते थे। एक क्रेज़ जैसा बन गया था कि भाई एकल विद्यालय में पढ़ना है। हम कम से कम 2-3 साल में एकल विद्यालय में पढ़ा, 2002 से लेकर 2005 तक। और उसके बाद 2006 में मैं संघ प्रवेश किया, ITC हुई और उसी के साथ मैं आचार्य के रूप में अपने गांव में ही आचार्य बन गया। तो उसके बाद मुझे मतलब आप छात्र थे, जिस विद्यालय में छात्र थे उसी विद्यालय में आप आचार्य बने। ये सफ़र मतलब जब, क्योंकि बहुत कम होता है कि जो बच्चा जिस विद्यालय से पढ़े उसी विद्यालय का आचार्य बन जाए। वो अनुभूति भी आप अपने आप में एक अलग होती है। तो आपको वो अनुभूति कैसे लगी, कैसे ये चीज़ें? ये जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो उस दौरान हम एक देशभक्ति गीत है और वो एक बाल गीत ऐसे सिखाते थे जिसमें एक देश के लिए समर्पण भाव, मतलब एक एनर्जी जैसी आती थी जिससे लोगों के भविष्य में हम भी ज़रा ऐसे ही बनेंगे, आचार्य बनेंगे। एक प्रेरणा मिल रही है। और जब हम आचार्य बने तो उसके बाद एक अनुभव अलग सा हुआ कि भाई अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ क्या है कि उसमें और चीज़ें नई सीखने को, जैसे हमारे वर्ग हुआ, वर्ग में और बड़े बड़े हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने हमें और अच्छा प्रशिक्षण दिया जिससे और अच्छी एनर्जी मिली और अच्छा काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि हमने सोचा कि भाई इसके बाद मुझे और अन्य काम नहीं करना, एकल अभियान का काम करना है। पढ़ाई भी करता रहा और एकल अभियान का काम करते करते 2008 में सह संच प्रमुख के तौर पे मुझे नियुक्त किया। जब मैं अपने सेकेंडरी में पढ़ रहा था तो सेकेंडरी में पढ़ते पढ़ते शाम को दिन भर विद्यालय जाता था और शाम को उसी सेकेंडरी में गणवेश में, मतलब अपनी ड्रेस में मैं प्रवास में निकल जाता था और गांव में जाता था। मैं प्रवास में बस वही प्रवास में बच्चों के साथ वहाँ खेल करवाना, पाठ्यक्रम करवाना, कोई बाल गीत करवाना, कोई देशभक्ति गीत करवाना, मतलब एक क्रेज जैसा बढ़ गया था। क्योंकि एक मैं ये सोचता था कि भाई अब एक जो भी है सब कुछ समर्पित है एकल अभियान के लिए। और जब ऐसी दायित्व सह संच प्रमुख बना, उसके बाद संच प्रमुख बना, तो क्योंकि जब जैसे पोस्ट बढ़ती वैसे व्यक्ति का जोश और ज़्यादा बढ़ता है और काम करने की लगन और ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। संच प्रमुख के बाद फिर मुझे अंचल स्तर के दायित्व मिल गए और दायित्व बढ़ता गया तो और क्रेज ज़्यादा होता गया। अंचल में ग्राम विकास प्रशिक्षक रहा, उसके बाद अंचल कार्यालय प्रमुख रहा, फिर अंचल अभियान प्रमुख रहा, फिर उसके बाद में भाग का भाग प्रमुख रहा, उसके बाद मैं संभाग में ग्राम स्वराज मंच पे रहा और ग्राम स्वराज मंच के बाद अभी ये खेल कूद का रहा 2-3 साल से। और उसके बाद अभी वर्तमान में मेरे पास अभी ग्राम उत्थान, एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन का पूरे स्टेट का एक जिम्मा अभी आया है वर्तमान में। आपने बताया कि आप 2002 एक छात्र, एकल विद्यालय के छात्र, फिर आचार्य और लगातार एकल के दायित्व को निर्वहन करते रहे, एकल को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन क्या कभी घर परिवार से ये नहीं आया कि कब तक एकल का काम करोगे, कुछ घर के लिए भी काम करो, घर के लिए भी पैसा अर्जित करो, ऐसा कभी नहीं आया?
ऐसा ये कई बार हुआ, माताजी पिताजी बोलते थे भी कितना बार बार रहता है, कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में। अब हमारी धर्मपत्नी भी बोले कि भाई कुछ नई चीज़ करो, ये कब तक रहेंगे। लेकिन मन में एक था कि भाई अब हमारा पूरा जीवन इसके लिए है। मुझे 2 बारी नौकरी का ऑफ़र भी आया, 2 बारी अपॉइंटमेंट लेटर भी आया, उसके बावजूद भी मैं वो नौकरी नहीं कर पाया। जबकि मैं आज तक अपने परिवार से मतलब वो डांट सुनता हूँ कि अगर आज किया होता तो आज यहाँ नहीं यहाँ होता। बीवी ताने अभी मारती हैं कि आप नौकरी क्यों नहीं करते। नहीं, ताने तो बराबर चलते। लेकिन एक चीज़ मैंने कहा कि भाई एक ईश्वर काम में हम लगे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा कोई अन्य काम करने के लिए। जब मेरा तन मन और धन समर्पित इस काम के लिए, तो इस काम को करते करते ईश्वर काम को आज मैं वास्तविक मानता हूँ कि भाई मेरी 2 बेटियाँ हैं, धर्मपत्नी के मतलब डिलीवरी हो रही थी, ऊपर कृपा की सब कुछ सही था। डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि भाई छोटी वाली बेटी के लिए भाई इसको ऑपरेशन करके करना पड़ेगा। लेकिन मैं सब राम पे छोड़ा और नॉर्मल हो गया सब काम। मतलब राम जी के काम है, ऐसा कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि भाई मेरे को कोई तंगी तकलीफ है या पैसों की कमी है। लेकिन पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन अब मेरी धर्मपत्नी जी भी और बच्चे भी मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं और परिवार से। अब मैंने जब पहले बोल दिया कि भाई मुझे यही काम करना है, मेरे एक लक्ष्य था, मैं पहले विद्यार्थी बना, तो मैं एक न एक दिन केंद्र तक जाऊँगा। ऐसा एक विज़न लेके चला था कि मैं अपने काम और अपने बलबूते से, मैं किसी की सिफारिश नहीं जाऊंगा, क्योंकि संगठन के काम जो संगठन की मुझसे अपेक्षा है मैं उसको पूरा करूंगा। मेरा जो पूरा समर्पण है इस संगठन के लिए। अब जो मैं यहाँ से मेरा केंद्र, मैं परिवार यहाँ रहता है, मैं काम दूसरे क्षेत्रों में दूसरे जिले में करता हूँ, तो उससे लगता है कि परिवार वालों को अब लग गया कि भाई अब जब हम 20-22 दिन बाद ही अपने घर आएंगे तो भाई बच्चे भी ये सोचेंगे भाई आज आ रहे हैं। फिर 2 दिन रुकते, उसके बाद फिर और चले जाते हैं। लेकिन क्रेज ऐसा एक पागलपंती जैसी हो गई है। एक तो ऐसे पागल हो जाते हैं, लेकिन हमारे इस एकल के लिए इतनी पागलपंती। एक चीज़ और, आपने बच्चों का जिक्र किया, वाइफ का जिक्र किया, तो एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि क्या बच्चे कभी ये नहीं कहते कि पापा आप क्या करते हैं सोशल सेवा? उनको कैसे समझाते हैं कि आप क्या करते हैं? क्योंकि बच्चों को ये लगता है वो भी स्कूल में जाते होंगे, सब उनके माता पिता भी कोई टीचर होगा, कोई फौज में होगा, तो आप बच्चों को कैसे समझाते हैं कि बेटा देखो हम ये काम कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं, भगवान राम का काम कर रहे हैं? उसके लिए क्या है, जब बच्चे मुझे वीडियो कॉल करते हैं, मैं किसी विद्यालय में होता हूँ तो वहाँ से वीडियो कॉल करके मैं कहा बच्चा ये देखो आज बच्चों को ये करवाया। तो अब मेरी छोटी वाली बेटी भी बड़ी वाली बेटी बोलती है कि भाई नहीं पापा आपके बच्चे कहाँ गए हैं। मैं को स्कूल आते हैं, बच्चों को खेल ख़त्म हो गया, मतलब वो पूरा चीज़ सीख रहे हैं। और साथ में जो मेरी धर्मपत्नी है वो भी एकल विद्यालय में रही है और उसने भी उन बच्चों को अच्छा सिखाया। आज उनको पता है कि भाई पापा आज प्रवास पे वहाँ रामपुर गए हैं, तो बोलते हैं कि पता नहीं कब आएंगे, पापा की मीटिंग है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को जानकारी कि आज हम कहाँ हैं। जब वीडियो कॉल पे हम किसी प्रवास में जाते हैं, किसी घर में होते हैं, तो वीडियो कॉल पे बात करवा लेते हैं कि भाई देखो आज हम इस परिवार में। 2002 और आज 2025, एक छात्र और आज आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ग्रामोत्थान के। तो इन 23 वर्षों में मैं पूरे भारत की बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में एकल का काम कितना बड़ा है और किन क्षेत्रों में अभी भी काम करने बाकी है और कहाँ सबसे बेहतरीन काम? अभी 2002 से लेकर बात करें, जिस हिसाब से उस समय परिस्थिति थी, हम तो विद्यार्थी थे, जब हम कार्यकर्ता आए तब हमें परिस्थिति का लग पता। एक वक्त वो था जब हम वहाँ पर बैठक करने जाते थे, भोजन अपने साथ लेके जाते थे, अब दरी किसी से मांग के करते थे और उसी दरी पे सोना और अपने साथ कंबल ले जाना, दूसरे दिन अपने संग्रह करके 10-20 रुपये इकट्ठे करके सुबह का नाश्ता हम करते थे। लेकिन आज का दौर इतना हो गया कि उस समय के दौर में काम बहुत अच्छा था, लेकिन एक पारदर्शिता के साथ था और कार्यकर्ता की शैली में था, क्योंकि हम उस समय के कार्यकर्ता। आज हमारे अंदर वो दर्द झलकता है जब आज परिस्थिति देखते हैं। अभियान ने किस मेहनत से काम शुरू किया था, लेकिन आज पूरे देश में अच्छा काम है। हमारे रोड क्षेत्र में जबकि 30 विद्यालय चलते थे, लेकिन आज इस हिमाचल के अंदर 30 विद्यालय चलते, लेकिन आज पूरे हिमाचल के अंदर 3200 साढ़े 8,000 विद्यालय चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कल्पना है, लेकिन कुछ एक अनुभव में आया कि भाई आज मैं अपने आप से बोल सकता हूँ, एक अंचल का मैंने स्वयं विस्तार किया, मतलब उस अंचल को मैंने एक बच्चे की तरह पाला। लेकिन दर्द झलकता है जब वहाँ काम अच्छा कि बच्चे मेरे को बुढ़े से लेकर जो बुजुर्ग से बुजुर्ग और बच्चे से बच्चा लेकर मेरा नाम जानता, किसी ने मेरे को देखा नहीं था। लेकिन एक अनुभव है और अच्छा काम पूरे क्षेत्र में हमारा है। लेकिन एकल विद्यालय से आज मैं निकला हूँ, मेरे साथ और भी बहुत मेरे सहपाठी है। कोई आज अच्छी जॉब में लगा, कोई जेई बना है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। लेकिन आज मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मुझसे ये बोलते हैं कि भाई नेताजी आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो हम तो उनसे एक ही बात करेंगे, आजकल आज भी राम का काम तभी राम का काम। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आप एकल अभियान के काम को, आज हम 2025 में बैठे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, 2035 में हिमाचल में एकल के काम को आप कहाँ देखते हैं? हम 2035 में अगर ये 25 में एकल अभियान का काम बहुत ऊंचे स्तर पे हो गया और आज एकल अभियान के पूरे क्षेत्र, हमारे जितने इस क्षेत्र में हैं, हर गांव में कोई जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां एकल विद्यालय पहुंचा है। यदि किसी भी संगठनों का बोले या किसी भी कार्यकर्ता को कहीं जाना होगा किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर, तो एकल विद्यालय के आचार्य के माध्यम से हम वहाँ पर जा सकते हैं। और कोई भी ऐसा कोई
काम है जो संगठन का है या कोई सामाजिक है वो हम वहाँ कर सकते हैं। एक सवाल अभी मेरे मन में आया। अभी जब हम आए हिमाचल प्रवास में, जब जा रहे थे तो हमारे सारथी जो थे, वो जो गाड़ी चला रहे थे, उनको हमने बताया कि जहाँ रोडें ख़राब होती हैं वहाँ एकल है। तो उन्होंने बोला कि ये बताओ, जहाँ रोडें ख़राब होती हैं वहाँ एकल है कि जहाँ एकल है वहाँ रोडें ख़राब हुई? तो इसका कैसे आप विश्लेषण देखते हैं? देखिए, एक तो यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्योंकि ये गांव का माहौल है, वहाँ एक तरफ से सरकार उतना काम नहीं कर पाती। अब अभी स्टेट पे आते हैं, नीचे हाईवे सही होते हैं, लेकिन जो लिंक रोड होते हैं वहाँ दिक्कत रहती है, वहाँ गड्ढे पड़ते हैं, खड्डे पड़ते हैं, बड़ी गाड़ियाँ चलती है। क्योंकि हम मूल्यांकन करते हैं छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी का, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे में अंतर रहता है। छोटा बच्चा चलते चलते गिर भी जाता है, लेकिन बड़ा तो संभल जाता है, बस यही फ़र्क है। ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जो गड्ढे हैं, परिस्थितियाँ अभी वो उस तरह से नहीं है जैसे पहले थी, लेकिन आज अच्छा हो गया है और पूरे समाज के लोग भी जागरूक हो गए हैं। और ज़्यादातर तो जैसे हमारे एकल विद्यालय के माध्यम से, जैसे जागरण शिक्षा के माध्यम से बहुत सारा जागरण का काम हुआ है। और ऐसे भी हमने अपने ज़िंदगी अनुभव देखे कि पूरे पंचायत को ही हमने वहाँ निरस्त करवा दिया। प्रधान निरस्त हो गया है, सेक्रेटरी वहाँ से निरस्त हो गया। क्यों? जागरण शिक्षा में जब लोग जागरूक हुए हैं एकल विद्यालय के माध्यम से, उनसे पूरी जानकारी तो लो कि वास्तव में इस गाँव के लिए क्या स्कीम आई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका। तो ये थे मोहन जी, जो 2002 में एकल विद्यालय के विद्यार्थी बने और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में एकल ग्राम उत्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम देख रहे हैं, एकल को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इन 23 सालों में एकल आगे बढ़ा, एकल लोगों तक पहुंचा और एकल के प्रभाव से कितनी गांव में जागृति आई।